शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही इस रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र में बंधे विपक्षी पार्टी इंडिया अलायंस की 2 दिनों की बैठक मुंबई में है। ऐसे में लगातार विपक्षी एकता पर कई विपक्षी दिग्गज बीजेपी के दिग्गज एनडीए के दिग्गज आरोप लगा रहे थे कि इस गठबंधन का क्या होगा। इस अलायंस में वो लोग हैं जो आगे जाकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सब में खटपट है, कोई ये नहीं कहता कि मैं प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हूं। लेकिन ऐसे में ये जो 2 दिनों की बैठक है, इसमें कहा जा रहा है जो अलायंस इंडिया की है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें शायद लोगों को लेकर बातचीत होगी, बैठक होगी, साथ ही संयोजक कौन होगा उस पर लेकर भी चर्चा होगी। पार्टी को नेतृत्व कैसे आगे दिया जाए इस पर बातचीत और चर्चा हो सकती है। कल पार्टी के लोगों जो है लोगों को लेकर के शायद कुछ बड़ी खबर भी आप तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसे में चुनाव प्रबंधन क्या होगा, दफ्तर कहां होगा, कैसे पूरा का पूरा जो कुनबा है इंडिया अलायंस का वो काम करेगा, इस पर आज महामंथन है मुंबई में। तमाम बड़े इंडिया अलायंस के जो बड़े दिग्गज हैं, बड़े चेहरे हैं, वो मुंबई में पहुंच गए हैं। चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो या फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो। ऐसे में जब आज सुबह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची मुंबई और साथ ही उद्धव ठाकरे को उन्होंने राखी बांधा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल खेला होगा, यानी कि 2024 में ये जो अलायंस गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, ये खेला कर जाएगी। और इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। ऐसे में रक्षा सूत्र में तमाम हमारे इंडिया के जो गठबंधन जो अलायंस पार्टियां हैं वो रक्षा सूत्र में एक दूसरे के साथ इस मुंबई के अधिवेशन में हम बंधेंगे और एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे, 2024 में झंडे गाड़ेंगे। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि अब इस बैठक को लेकर के जो बीजेपी खेमा है वो लगातार निशाना साध रहा है, चाहे वो संबित पात्रा हो या फिर बड़े दिग्गज हो, सजाद पूनेवाला हो। संबित पात्रा का कहना है कि ये वो गठबंधन है जो स्वार्थ के लिए बना है, जो स्वास्थ्य में लिप्त है और साथ ही जो स्वार्थ के परिभूत होकर अपने को प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे पा रहा है। अब ऐसे में इस गठबंधन का क्या होगा, तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। मुंबई में इंडिया विपक्षी गठबंधन का महाजुटान हो रहा है। देश भर के विपक्षी दलों के नेता मुंबई में पहुंच चुके हैं। विपक्षी गठबंधन के 26 से 28 दल हुए हैं। मिशन 2024 को लेकर 2 दिनों तक मंथन ये करेंगे। विपक्षी दल कैसे बीजेपी को देश की सत्ता से बेदखल किया जाएगा, इसको लेकर रणनीतियां बनाने में जुटे हैं। माना ये जा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए ही इंडिया गठबंधन बनाया गया है, जिसका अहम मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को लोकसभा चुनाव में शिकस्त देना है। अरे ये तो पूरी की पूरी अब तय करेंगे हम किस तरीके से हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है। देश के अंदर संविधान जो गारंटी देता है हर नागरिक को, हिंदू हो या मुसलमान हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको जो बराबरी का जो गारंटी देता है उसको लागू करवाना है। तो इस सरकार को, बीजेपी को सरकार से हटाना, ये है हमारी मकसद। उसको कैसे करेंगे हम वो चर्चा करेंगे। इंडिया में सामूहिक लड़ाई है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। हम यही चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। जो देश में तरक्की पसंद करते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। 2 दिनों तक चलने वाली इस विपक्षी गठबंधन की बैठक में लोगो लॉन्च करने से लेकर पीएम का चेहरा कौन होगा और क्या रहेगा, लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इन सब अहम मुद्दों को लेकर मंथन किए जाने की संभावना है। आइए आपको बताते हैं कि महाजुटान में किस किस मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इंडिया का मुंबई मंथन, विपक्षी गठबंधन का लोगो होगा लॉन्च, गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर मुहर, गठबंधन के संयोजक पर होगा फैसला, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करना,
गठबंधन के हेड ऑफिस की लोकेशन पर चर्चा, विपक्षी गठबंधन के प्रवक्ताओं पर होगा फैसला, सामूहिक रैलियों और जनसंवाद के ब्लूप्रिंट पर भी मंथन, गठबंधन की ओर से पीएम के चेहरे पर चर्चा। मुंबई में भले ही विपक्षी गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए जुगत भिड़ा रहा हो, लेकिन सत्ता में काबिज बीजेपी का इस मंथन को लेकर कुछ अलग ही कहना है। 2014 से पहले कुछ दल थे, 2019 तक आते आते लगभग वही सारे लोग, नाम अलग था, लोग वही थे, वही सारे लोग बंगलुरु में, पटना में, आप याद करिए, हाथ पकड़ पकड़ कर खड़े होते थे एक दूसरे के, और चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयां होती थी, घमासान होता था, वह भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके। विपक्षी गठबंधन मिशन 2024 को देखते हुए तैयारियां करने में जुटा है, लेकिन इन तैयारियों का मिशन 2024 में कितना फायदा होगा, अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। वहीं देखना ये भी होगा कि देश की जनता पीएम मोदी के मुकाबले विपक्षी इंडिया गठबंधन को कितनी तरजीह देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ठीक है, घंटे बाद यानी कि 6 बजे मीटिंग की शुरुआत, बैठक की शुरुआत होगी। अब ऐसे में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार जल्दी से स्वागत कर लेते हैं उनका। विनीत गोयनका, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के हमारे साथ, संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ, मणिशंकर पांडे, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ, संजय सरकार, नेता टीएमसी से हमारे साथ, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विनीत गोयनका, नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं। विनीत गोयनका जी, एक तरफ इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी बैठक है, तीसरी बैठक है गठबंधन की मुंबई में, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसमें हेडक्वार्टर पर मंथन होगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि जो ये पूरा इंडिया अलायंस है उसमें स्पोक्स पर्सन कौन होंगे, लोगो कैसा होगा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी शायद बातचीत होगी, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। अब इंडिया अलायंस के लोगों का कहना है कि हमारे पास तो इतने सारे प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, बीजेपी के पास एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा कोई उनके पास चेहरा है ही नहीं, ये लड़ेंगे किसके भरोसे? मोदी जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। INDI जो आज बैठक कर रही है मुंबई में, इनमें बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन चेहरों के बारे में लोगों को जानकारी है। एक तो कोई नीति नहीं है इनकी, ना इनका कोई अकेला नेता है, ना कोई इनके अंदर नियोजन है, ना इनके अंदर कोई सामंजस्य आपस के अंदर। ये परिवारवादी वो लोग हैं जो केवल मौका परस्त हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो ये चुनावी हिंदू बन जाते हैं। मैंने अभी आपके चैनल पर जो पैकेज चला था उसमें सीताराम येचुरी जी का चेहरा देखा था, बड़ा जोरदार तिलक उन्होंने लगा के रखा हुआ था। हमको सबको पता है कि राहुल जी जो है चुनाव के समय पर जनेऊ भी पहन लेते हैं, लेकिन कुछ मैं विरोधाभास आपको पूछता हूँ, वहाँ पर इस समय पर होस्ट जो है ये उद्धव जी की पार्टी है। उद्धव जी की पार्टी की सावरकर के ऊपर एक व्याख्या है, कांग्रेस का सावरकर के बारे में एक अलग दूबत है। क्या वो दोनों साथ में आ सकते हैं? टीएमसी कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर इस समय सत्तारूढ़ है, सीपीआई उनके विरोध में है, वहाँ पे वो साथ में आएंगे क्या? नीतीश जी ने वहाँ पे दारू बंद की है और मान साहब लड़खड़ाते हुए चलते हैं, ये सबको पता है, तो उनका क्या साथ हो सकता है क्या? तो ऐसे लोग जो आपस में विरोधी है, जिनका आपस में कोई लेन देन नहीं, जिनकी फिलॉसफी साथ में नहीं है, ऐसे लोग केवल सत्ता में आने के लिए बात करते हैं। और दूसरी तरफ केवल भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा नहीं, तो पूरे एनडीए में एक चेहरा है, और केवल एनडीए में नहीं तो भारत का खाली एक ही चेहरा है 2024 के लिए, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 2024 में और भी पार्टी साथ में आ जाए, उनके और भी विषय आ जाए, वो सारे एक साथ में प्रधानमंत्री के चेहरे बन जाए, 2-2 महीने के लिए प्रधानमंत्री का कुछ नियोजन कर ले, लेकिन उसके बावजूद जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी, जीतेगा तो मोदी जी। ठीक है, जीतेंगे तो मोदी जी, ऐसा बीजेपी के नेता का कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में विनीत जी, संजीत कुमार जी, नेता कांग्रेस के। अब ऐसे में अब आपकी पार्टी के लिए संबित पात्रा कहते हैं
कि स्वार्थ से भरी हुई तमाम पार्टियां जो इंडिया का नाम देकर अलायंस करती हैं और साथ ही 2024 जीतने का सपना देखती हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। हर एक गठबंधन में जो पार्टी है वो अपने लीडर को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहा है। उनके प्रवक्ताओं को उठाकर सुन लीजिए आप, चाहे आम आदमी पार्टी से प्रियंका कक्कड़ हो या फिर शिवसेना से आप उठाकर देख लीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि हमारे यहाँ से उद्धव जी को प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। हालांकि वो अभी उद्धव उसमें नहीं रहे हैं, शिवसेना के गुट में नहीं है, लेकिन ऐसे में आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं जो अलायंस में जुड़े हैं, अब उनका कहना है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन दल के लीडर्स हैं, उन लीडर्स के माध्यम, उन नेताओं के माध्यम से कभी अब उनके मुंह से ये कभी नहीं बात आई कि मैं इस अलायंस का मुखिया और इस अलायंस के द्वारा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। हाँ, कार्यकर्ता जरूर बोलते हैं, उनको बोलना भी चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए भाई, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको प्यार करते हैं। मैं भी मैं अपने नेता के बारे में कहूँगा कि मेरे नेता आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बनना चाहिए, मैं बोलना चाहिए। लेकिन ये सब बातें मीटिंग्स में तय होगी और मीटिंग्स में ये सारी बातें तय होंगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि भाजपा के प्रवक्ता शायद भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरह, जब उनके सत्ता का नशा जिस प्रकार छाया होता है, उस नशे में रह करके बात करना उन्होंने सीख लिया है। शायद वो सत्ता के नशे के आदि इस प्रकार हो चुके हैं कि शायद वो अच्छे और बुरे की उनको भान ही नहीं है। वो बोल क्या रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं है। क्यों उन्हें समझ होगी, जब देश के प्रधानमंत्री और देश के इस पार्टी के सर्वा मुखिया, जिनके सामने किसी की हिम्मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कुछ बोल सके, वही देश की संसद में विपक्षी दलों को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं घमंडिया। आप समझ सकते हैं कि देश के लोकतंत्र का किस प्रकार का मजाक उड़ाया गया देश की संसद में। और पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा घमंडिया। आप अगर अपने साथ साथ देश में अन्य लोगों को अगर इज्जत नहीं कर, राजनीतिक रूप से अगर इज्जत नहीं करते, शुचिता नहीं होगी, इज्जत करने की आदत आपने अगर छोड़ दिया, तो शायद इसी प्रकार से निचले स्तर की बातचीत होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता घमंडिया, जिनमें स्वयं प्रधानमंत्री शामिल है, घमंडिया कहेंगे। ठीक है, अगर आप घमंडिया कहते हैं, इसका मतलब देश की जनता का आप अपमान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वापस डिबेट में चलेंगे। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ बने हुए हैं, वापस एक बार रुक कर लेते हैं। और संजीव जी ने बोल लिया है, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव नसीहत जी की बारी है। ऐसे में प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं कि हमारी तरफ से तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का मुख्य चेहरा हो विपक्षी पार्टी में, इस इंडिया अलायंस में, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया है जो कि एक एग्जाम्पल सेट करता है भारत के लिए। चाहे वो महिलाओं के लिए बस में फ्री में ट्रैवल हो, या फिर बिजली पानी मुफ्त में हो, या फिर आप देखिए जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो चीज़ें की हैं उसको लेकर के। देखिए प्रीति जी, 2024 का चुनाव मुद्दों का चुनाव होने वाला है। पिछले लगभग 9.5 साल से नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया देश की जनता ने, और खुल के उन्होंने काम करने के लिए उनको मौका दिया। और देखा आपने, जब से टीम इंडिया अलायंस बना है, तब से भारतीय जनता पार्टी के छोटे प्रवक्ता से लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता तक, छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक की भाषा बिल्कुल बदली नजर आ रही है। आज आपने समित पात्रा जी को सुना, जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंड का में जो चूर देश के प्रधानमंत्री हैं उनका अंत करने के लिए ये नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। आप लोग जवाब जो दे रहे हैं वो तो ठीक दे रहे हैं कि बीजेपी क्या कह रही है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि तमाम जो इंडिया अलायंस में गठबंधन है वो लगातार अपने लीडर्स को लेकर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्हें पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब इससे मैसेज बड़ा गलत जा रहा है बाहर। प्रीति जी, बिल्कुल आप चिंता ना करें, क्योंकि देश के बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में ये सब बैठकें शुरू हुई हैं। आप देखना, आज और कल की मीटिंग के बाद और रास्ता साफ हो जाएगा। जहां तक देश के प्रधानमंत्री की बात है, उससे इंपॉर्टेंट है मुद्दे। देखिए, देश के अंदर आज आम जनता, जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया है, जिस तरीके से शिक्षा में, जिस तरीके से स्वास्थ्य में
आम आदमी के लिए सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध करके दिखाया है, उस तरह का पूरे देश की जनता अब चाहती है कि देश के अंदर महंगाई कम हो, बेरोजगारी खत्म हो, देश के अंदर सुरक्षा का माहौल हो, मणिपुर जैसी घटनाएं, मेवात जैसी घटनाएं कहीं ना कहीं रिपीट ना हो। इन चीजों पर कहीं ना कहीं, दूसरी बात भ्रष्टाचार पे जिस तरीके की चारों तरफ से आज मोदी जी घिरे हुए हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। कुछ भ्रष्टाचारी जैसे अडानी पे आज संजय सिंह जी ने भी, अभी राहुल गांधी जी को हमने सुना, जिस तरीके से अडानी जी के ऊपर आरोप हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई काम करना चाहते हैं तो तुरंत जेपीसी की मांग विपक्ष की है। जेपीसी से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ईडी और सीबीआई क्यों चुप बैठी हुई है, वो इसलिए चुप बैठी हुई है क्योंकि ये सारी एजेंसी कहीं ना कहीं संवैधानिक गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसको कमजोर करने का उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके आरोप की बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मणिशंकर पांडे जी भी हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के। मणिशंकर जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, 2 दिन की बैठक भी है और कहा भी जा रहा था कि अडानी मामले को लेकर शायद प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। अब ऐसे में जिन आर्टिकल्स का हवाला दे रहे हैं राहुल गांधी, द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स की बात कर रहे हैं। द गार्जियन वो एक विदेशी पत्रकारिता करता, विदेशी एक न्यूज़ चैनल है या विदेशी एक मीडिया हाउस है। ऐसे में उसकी बातों पर बिना तथ्य पेश किए भरोसा करना ये कितना जायज़ होगा? विदाउट एनी फैक्ट, ठीक है, एक आर्टिकल पर भरोसा करना ये कितना जायज़ होगा? और सीधे सीधे देश के सुप्रीम को, देश के लोगों को, देश के बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम उन्होंने आखिर नहीं लिया लेकिन उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रीति जी, सवाल बात यह है कि राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बिना तथ्य के एक अखबार का हवाला देते हुए अडानी का नाम भी लिया उन्होंने। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सब सवाल उठाने का, प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए तथ्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए और उसके लिए मांग होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि जो आज ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है जो बैठक बम्बई में हो रही है। जैसे एक अनार 100 बीमार, हमारे यहाँ कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा जोगी हो जाते हैं वो मठ का उजाड़ हो जाता है। देश को जब सबसे बड़ी जो देश को चिंता हो इस बात की है कि जहाँ इतना जोगी इकट्ठा हो रहे हैं, अभी बैठक शुरू नहीं हुई तब तक सारे पार्टी के प्रवक्ताओं के माध्यम से, उनके प्रमुख नेताओं के माध्यम से होने लगा कि प्रधानमंत्री के दावेदार हमारे पार्टी में लायक लोग हैं। यही तो सबसे बड़ी चिंता भारत की जनता को है कि जहाँ पर इतने योगी हो जाएंगे उस मठ की क्या हालत होगी, देश की क्या हालत होगी। तो एक तरफ जो ये इंडिया गठबंधन जो INDIA है, इसमें इतनी योगी हो गए हैं, एक अनार 100 बीमार प्रधानमंत्री की एक कुर्सी है और उसके लिए तमाम दावेदार पेश हो गए हैं। ठीक है, हमारे साथ संजय सरकार भी, ठीक है सर, छोटा रखेंगे, ब्रेक के लिए भी हमें जाना पड़ेगा। तो मेहमान एक बार जल्दी से उनका भी जवाब हम ले लेते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए भी हमें जाना पड़ेगा। संजय सरकार भी हमारे साथ है, TMC के नेता है हमारे साथ। मैं आऊंगी सर आपके पास। ममता बनर्जी जैसे ही मुंबई पहुंचती हैं वो कहती हैं कि खेला होबे, 2024 में खेला होगा और इंडिया अलायंस जो गठबंधन है वो जीतेगी। ममता बनर्जी अभी मुद्दों की बात कर रहे थे संजीव नसीर, वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा, 2024 में हम मुद्दों की बात करेंगे। लेकिन आप देखिए पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये जो गठबंधन में तमाम पार्टियां हैं ये मुद्दों पर बात कर रही है क्या? ये राजनीति नहीं कर रही है तो और क्या कर रही है? इस पर जरा जवाब दीजिएगा। मुद्दे पर ममता बनर्जी ने क्यों नहीं कहा कि हमारे देश में ये मुद्दे हैं, इस पर हम तमाम जो हमारी पार्टियां हैं वो एक हो रहे हैं, इस पर हम एकजुट होकर सवाल पूछेंगे। लेकिन सभी के सभी जितने भी यहाँ पर भी आप देखिए पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, तमाम लोगों ने सिर्फ पार्टी का एजेंडा बताया है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि आगे जाकर जो लोगों के मुद्दे होंगे उस पर ये पार्टी मुखर रूप से खड़ी होगी, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी आगे आए। संजय सरकार, खेलेगा इंडिया, जीतेगा भारत, ये तो सवाल है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो परिवारवाद के एक बात बोले हैं। मैं सब बात का जवाब आपको दे दें कि वक्त मेरे को दोबारा नहीं मिलेंगे, सेकेंड इनिंग्स का चांस शायद मेरे को नहीं मिले।
अच्छा, नरेंद्र मोदी का भाई का नाम है सोमा भाई मोदी, वो गुजरात भर्ती बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, वो परिवारवाद नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के छोटे भाई का नाम है पंकज मोदी, वो वाइस चेयरमैन बने हैं गुजरात भर्ती बोर्ड को, परिवारवाद नहीं है। अच्छा, डंडा गोली तक नहीं खेला है अमित शाह का बेटा जैसा, वो बीसीसीआई क्या सेक्रेटरी बन गई, वो परिवारवाद नहीं है। अच्छा, जैन इंथा बोल के कंपनी था, जैन उसका डायरेक्टर था जैसा, 1073 करोड़ रुपया जिसमें ओएब हो गया है। भाई तुम बैंक से लोन लेते हैं, तुम पैसा दे नहीं पाते, तुम पैसा वापस तुम क्यों लेते हो? तुम तो बैंक को फ्रॉड करते हो, उसमें भी तुमको ओएब हो जाता है, बड़े भर भाषण देते हैं। अच्छा, उस समय महाभारत था, महाभारत में दुर्योधन दुशासन था, लेकिन तमाम मीडिया में क्या बोल रहे, ये भारत में भी दुर्योधन दुशासन है। कैसे दुर्योधन दुशासन है? आप देखें मणिपुर में घटा है, नून में घटा है, आप देखें जहां भी होते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं, ये परिवारवाद के बाहर नहीं है। अनुराग ठाकुर कौन है? उसको बाहर में है कि भ्रष्टाचार में चैंग चुंग लिंगो चैंग उसको बोला जाता है, उसको साथ विनोद मोदी का बिजनेस हुआ है, मैं 2017 में उसको बिजनेस हुआ। आप बोलते हैं चाइना के साथ मेरा लड़ाई है, बड़े बड़े भाषण देते हैं, भाषण मत दीजिए। 65 पेट्रोल पंप में, पेट्रोलिंग पॉइंट में लद्दाख में 26 पेट्रोलिंग पॉइंट चाइना दखल करके बैठे हुए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकर जो पुलिस सुपर है पीडी नित्तन ने होम मिनिस्टर अमित शाह को लिख के दिए हैं, ये जानकारी लेना चाहिए। ये सब के खिलाफ में हम लोग लड़ना चाहते हैं एकजुट होके। देखिए, मोदी से जैसे भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में तो है नहीं, होगा भी नहीं। तुम्हें बता, जनता के पास ऑप्शन क्या है? मुख्यमंत्री बना, ठीक है 2002 30 सेकंड में खत्म कर देंगे। 2002 में मुख्यमंत्री बना है, इसने कहा कि सब व्यापारी को बुलाया था, तुम क्या हेल्प करोगे? अदानी से लेकर सबको 5 व्यापारी, अदानी बोला हम जिम्मेवारी उठाएंगे, 1 रुपया स्क्वायर मीटर में जमीन दिया गया। और 2003 सितंबर महीने में 2000 रुपया उसमें वापस ले गया, 1999 रुपया काटमानी बना दिया। वो कोई किसने खाया? मोदी खाया ना, मोदी जी खाया है ना, अदानी खाया, उसको जवाब कौन देगा? लैंड स्कैम कितना बड़ा हुआ मालूम है? बिना प्रूफ के ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना वैसे नहीं चाहिए आपको। आप नेता हैं, आप टीएमसी के, बिना फैक्ट के जल्दी से जवाब लेंगे। लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के 2 दिवस के पूरे इंडिया अलायंस की बैठक मुंबई में, राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और साथ ही अडानी समूह पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में संजीव नसीर ने भी अभी बात की कि कैसे अडानी ग्रुप को लेकर के जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो अब बाहर आना चाहिए। टीएमसी नेता बैठे हैं, वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, द गार्जियन जिसका जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, वो एक विदेशी मीडिया हाउस है। इससे पहले भी जैसे ही आपने हिंडनबर्ग वाली जो बात आई थी अडानी ग्रुप को लेकर के, तब भी शॉर्ट सेलिंग कंपनी, शॉर्ट सेलिंग फर्म पे तमाम लोगों ने कहा था कि भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बड़े बड़े आर्टिकल्स भी आए थे। राहुल गांधी की बातों को विदाउट एनी फैक्ट एक गार्जियन जो कि विदेशी मीडिया हाउस है उस पर क्यों भरोसा करे? क्यों अपने देश की इकोनॉमी और तमाम चीजों को लेकर के जो विदेशी मीडिया छाप रहा है उस पर हम बहस करें? छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, समय तुरंत आती हूँ और तुरंत आपसे इस सवाल का जवाब लेती हूँ। चलिए ब्रेक के बाद एकदम जल्दी से वापस आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी, जो सवाल उसके जवाब जल्दी से फटाफट। देखिए प्रियंका जी, राहुल गांधी जो गार्डियन में खबर छपी है और दूसरे अखबार में खबर छपी है उसके रेफरेंस में बात कर रहे थे। और चूंकि अडानी के मामले में लगातार इस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं और इसीलिए विपक्षी दल जो है लगातार वो जो है लोकसभा में मांग कर रहे थे, संसद में मांग कर रहे थे कि उस पर एक जो है कि प्रधानमंत्री सफाई दें और एक डिस्कशन हो और जेपीसी में जाए। जेपीसी में जाए तो कितना फैक्ट है, क्या जो है कि गार्डियन झूठ बोल रहा है, क्या इसके पहले जो और दूसरे अखबार थे भारत के हिंडनबर्ग का वो झूठ बोल रहा है, ये तमाम चीज़ें साफ हो जाती वहाँ पे। लेकिन उसको अवॉइड करते रहे लगातार। आज भी जो खबरें आई हैं, अब आप मान लीजिए, आपने भी कहा कि साहब हम विश्वास कैसे करें विदेशी अखबारों के ऊपर। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई खबर आती है और एक कोई पॉजिटिव खबर आती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो उसको तो आप क्या, उसको भी क्या डिनाई कर देंगे? फिर उसको भी डिनाई करिए। तो ये अगर रिसर्च करके खबरें आ रही हैं और जब आप देश में जब आप बात करते हैं कि सरकार इसका जवाब दे, सरकार सही बताए, तो सरकार बताने को तैयार नहीं है। तो जो दूसरी तरफ सोर्सेज से आ रही है उसकी तरफ विपक्षी दल इशारा ही कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि सरकार इसमें सफाई दे, फैक्ट क्या है उसको बताए वो है। दूसरी बात देखिए, आज ही की खबर है कि सैटेलाइट से ये चीज़ सामने आई है कि चीन ने जो है अरुणाचल में बहुत सारी अपनी जो है वहाँ पे पोस्ट बना लिए हैं वहाँ पे। और ये राहुल गांधी पहले भी कह रहे थे
कि इस तरह से चीन अपना बढ़ रहा अतिक्रमण कर रहा है, वहाँ पे निर्माण कर रहा है, लेकिन सरकार उसके लिए कोई नोटिस नहीं ले रही थी, कोई वो उसको बात करने को तैयार नहीं थी। आज भी इस रिपोर्ट में एक चीनी व्यक्ति का रेफरेंस है जो गार्डियन की रिपोर्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सवाल खड़े करते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो विदेशी अखबारों में छपा है इसलिए आप उसको डिनाई कर देंगे, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। देश में इसकी जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से। अगर विदेशी अखबार झूठ बोल रहे हैं, ले मोंड ने इसी तरह फ्रांस के अखबार ने खबर छापी थी किस तरह से वहाँ पे जो है अनिल अंबानी को जो है विशेष सुविधा दी गई, जो है कि मोदी जी का रेफरेंस देके, प्रधानमंत्री का रेफरेंस देके उन्होंने अपने वहाँ की कंपनी का टैक्स माफ़ी करवा ली गई वहाँ पे। तो ये सब बहुत बड़े सवाल हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, प्रधानमंत्री के संबंध का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, और प्रधानमंत्री सवाल इस पे क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं, इसे क्यों नहीं रोक रहे हैं। अब जल्दी से विनीत गोयनका, नेता बीजेपी के जवाब दीजिए। कई लोगों ने कई सवाल पूछे, 6 सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। एक दो पहले संजय सरकार जी ने कहा, दादा तुम्हें बांग्ला बुझो तो चोरेर माए बड़ा गला। बांग्ला में कहावत है कि चोर की जो माँ होती है वो बड़े जोर जोर से चिल्लाती है कि मैं साहूकार बाकी सभी चोर है। तो ये टीएमसी का अदा है, हमको बड़े अच्छी लगती है अदा, आप चालू रखिएगा ऐसा। एक अंग्रेजी में कहावत है प्रीति जी, व्हाइट मैन सिंड्रोम। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हैं, विदेश पे जाता उनकी आस्था है। राहुल गांधी जी क्या करते हैं, वो भी विदेशी पत्रिका का हवाला देते हैं, माता जी विदेश से आती है, कोई बात नहीं है। लेकिन सच बात क्या है, इनका खुद का जो न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड वो सवालों के घेरे में है, केस चल रहा है उनके पर, खुद बेल पर है। इनके खुद के संबंध कहाँ है, काठमांडू में किससे मिले, कैसे मिले, कौन सी परिस्थिति में मिले, इसका वीडियो तो सभी ने देखा है। लद्दाख में वो जब गए थे तो वहाँ और कौन कौन लोग थे वहाँ पे, ऐसे कैसे हुआ कि उसी समय पे वो पहुंचे जब वहाँ पे ऐसे लोग थे जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। आईएनसी का और चाइना का कोई एग्रीमेंट हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और चाइना का कोई एग्रीमेंट हुआ है, ऐसे भी सुना है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी देश के साथ में, विदेशी देश के साथ में, वो भी खास करके चाइना जैसे देश के साथ में एग्रीमेंट कर सकता है? उसकी जवाब दे। जनरल प्राणनाथ थापर ये नेहरू जी के सगे थे, उनके संबंधी थे, और उनको आउट ऑफ द टर्न हिंदुस्तान की सेना का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में युद्ध हुआ था और युद्ध में हम हारे थे, ये सभी को पता है। ये परिवारवाद की पार्टी है, और देखिए कैसे लोग हैं इनमें, उनमें समानता भी है। एक व्यक्ति है, एक अच्छे से नेता है बिहार के, उनका जो नाम है वो है तेज प्रताप लालू जी यादव। उनकी एक विशेषता क्या है, लालू जी का बेटा। एक है आदित्य उद्धव बाला साहेब प्रबंधकार ठाकरे, क्या उनका अचीवमेंट है, उद्धव जी के बेटे हैं, बाला साहब के पोते और प्रबंधकार ठाकरे के पड़पोते हैं। तीसरे है राहुल जी, उनका क्या अचीवमेंट है, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी। यानी परिवारवाद की पार्टी है, डायनेस्ट की पार्टी है, मेरिट्स पे नहीं है, करप्ट पे है, करप्शन के केस में फंसे हुए लोग हैं ये सारे। तो ये सब साथ में आकर आज जबकि उनको तय करना था कि लोगो क्या होगा, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट क्या होगा, स्लोगन क्या होगा, तब ये बात करते हैं अडानी हिंडनबर्ग। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रीति जी, जब आप और हम लोकल ट्रेन में चलते थे, मेट्रो में चलते थे, हम लोग सामान्य वर्ग के लोग हैं, मैं एज्यूम करता कि आप भी मेट्रो में जाते थे, तो 2013 के पहले क्या अडानी जी के मेट्रो में चलते थे, और 2014 के बाद में आए? आपको जवाब देना पड़ेगा, कहां से पैसा आया, कहां से आया? देश में इन्हीं के पिताजी ने कहा था कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए नीचे पहुंचता है, और आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आता है तो जो 100 रुपए भेजा तो 100 रुपए मिलता है। ठीक है, संजीव कुमार जी, नेता कांग्रेस के बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, सीटों को लेकर के बंटवारा होना था। साथ ही जैसा कि विनीत गोयनका कह रहे हैं कि आपके लोगों पर बातचीत होनी थी, आगे संयोजक कौन होगा, साथ ही पार्टी का हेडक्वार्टर कहां पर होगा, इस पर भी बातचीत होनी थी। अभी तक फिलहाल राहुल गांधी इन सब पर ना बोलकर सीधे प्रधानमंत्री पर, देश गौतम अडानी पर निशाना साध रहे थे। विभिन्न मुद्दों पर जो चर्चा होनी थी उसके लिए भाजपा के कार्यकर्ता, प्रवक्ता और नेता ये सभी चिंतित हैं। उनको खबर जल्दी लग जाएगी कि हेडक्वार्टर कहाँ होगा, नेता कौन होगा, संयोजक कौन होगा, इस बात की जानकारी आपको जल्दी से लग जाएगी। लेकिन जिस बात की जानकारी है और जिस बात की जानकारी आज राहुल जी पूछ रहे हैं कि ये पैसा किसका है जो देश से बाहर गया और देश में वापस आया, शेयर बढ़ाया गया, जिसका जवाब आपको देना है। और जो प्रीति जी ने पूछा इतने सारे सवाल, आप एक भी जवाब नहीं दे पाए, और आप ये कहते हैं आपको रोने की आदत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता और नेता सभी को रोने की जो आदत पड़ गई है, वो उस आदत से थोड़ा सा निकलना सीखिए।
थोड़ा सा लोगों का मुकाबला करना सीखिए। आप लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाते हैं और लोकतंत्र में जनता का जो मजाक आपने उड़ाना शुरू कर दिया है, इससे थोड़ा बाज आना शुरू करिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये चिंग चुंग ली चाइना का आदमी रह करके अदानी समूह के अंदर वह डायरेक्टर है। और राहुल जी ने जो सदन के अंदर मुद्दा उठाया था कि सेल कंपनियों के माध्यम से मॉरिशस से पैसा घूमता हुआ आया है इंडिया में, इस बात का जवाब आपने आज तक नहीं दिया। और दूसरे अंत में मैं एक लाइन खत्म कर देता हूं। विनीत जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जिस समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से जवाब दीजिए विनीत जी। खोखलेपन को दर्शाने वाला ये बैठक और ये पत्रकार परिषद जो हुआ है, इससे एक चीज पता चलती है कि उनके पास ये जवाब नहीं कि उनका नेता कौन है, उनके पास ये जवाब नहीं कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा, उनके पास जवाब नहीं है कि उनके पास मुद्दे क्या हैं। कोई जवाब नहीं आएगा। एक मैं आपको फिर से बताता हूँ, कोई जवाब नहीं आएगा। देश सावरकर के बारे में भूला नहीं है, 800 किसानों की शहादत भूला नहीं है देश। देश ये भूला नहीं है। जुमलों की पार्टी है, जुमलों के आधार पे आए थे। 15 लाख रुपए हर खाते में आने थे, आए क्या? देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार मिलने थे, मिले क्या? देश के अंदर जिस तरीके की सुरक्षा असुरक्षित माहौल बना दिया है। बोलने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। नहीं, जवाब है नहीं इन लोगों के पास। ये उल्टा पलट के जो काउंटर एलिगेशन लगाते हैं। अब देश 9 साल 9.5 साल का 10 साल का हिसाब मांगने का समय है। अब आप कांग्रेस या दूसरे पर एलिगेशन ना लगाएं, अपना हिसाब दीजिए। क्या आपने 9 साल में किया देश में? समय बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा है कि आपको जवाब जो है वो माननीय सिसोदिया जी से, आपको वो सवाल का जवाब जो है सत्येंद्र जैन जी से, और क्या हिसाब किताब अरविंद जी ने उनके साथ में किया था, ये आपको बताना पड़ेगा। मुझे नहीं, बिल्कुल बताएंगे। दिल्ली की जनता बार बार जिता रही है। विनीत जी एक सवाल, कई बार ऐसा भी हुआ है ना, 2014 के पहले आप देखिए गठबंधन की सरकार रही है, गठबंधन जितनी पार्टियां गठबंधन में रही है, एक साथ मिलकर उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और साथ ही प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके पास कई चेहरे होते थे, तो एक जो उनको लगता था ये प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता था सर्वसम्मति से। तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं? 1978 में देश ने देखा है। प्रीति जवाब लेने दीजिए ना, देखा है बीजेपी के। बोलिए विनीत जी। आज विकास के मुद्दे पे चर्चा होगी, पारदर्शिता के बारे में चर्चा होगी, देश में सबके साथ में लेकर चर्चा होगी, और ये सबका चेहरा जो है वो एक ही चेहरा है। मुझे लगता है नरेंद्र। विनीत जी अपने बड़े नेताओं को बताइए, चैलेंज है हमारा, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़िए आप, हिंदू मुसलमान पे ना जाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए और साथ ही आपने अपनी अपनी बातों को रखा। ऐसे में आपने देखा कि अब से ठीक थोड़े ही देर में इंडिया अलायंस की जो बैठक है मुंबई में उसकी शुरुआत होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अडानी पर गंभीर मामले आरोप लगाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। तमाम उन बातों पर जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, उनका ध्यान जाता है या नहीं। जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे, संयोजक कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, या फिर पार्टी का हेडक्वार्टर कौन होगा, विपक्षी इंडिया अलायंस के प्रवक्ता के तौर पर किन लोगों को चुना जाएगा, नजर बनी हुई है। बस देखते रहिए क्या कुछ खबरें निकलकर इस बैठक के बैठक से बाहर आती हैं, उस पर हमारी पूरी निगाह रहेगी। पल पल की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो। साथ ही देखना ना भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7।